अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क भर में एक उस प्रेसिडेंट के हवाले से बातचीत चल रही है जो कि जिसको एक हिस्टोरिक प्रेसिडेंट कहा जा रहा है, क्योंकि आज से पहले हिस्ट्री में हमने ये नहीं देखा इस तरह के इस किस्म का एक सिचुएशन क्रिएट हुई हो और फिर ऐसा जो है डिसीजन सामने आया हो। बात करेंगे थोड़ा पीछे से चल के कि कैसे स्टार्ट हुआ। अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक शख्स हैं जो कि रियाज हनीफ राही साहब हैं, जो कि ख़ुद भी वकील हैं और माजी में भी इन्होंने कुछ पिटिशंस दायर की थी, कंट्रोवर्शियल पिटिशंस, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी कंटेम्प्ट की 2 पिटिशंस फाइल की। इसके बाद इन्होंने जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर जो संगीन गद्दारी केस बनाया गया, इस हवाले से उन्होंने इसको चैलेंज किया था कि ये केस नहीं बनता। उस हवाले से भी मेरा ख्याल है अब उनकी उस पिटिशन को भी सीरियस ले लेना चाहिए और इस दफ़ा उन्होंने इस पिटिशन को भी फाइल किया कि आखिर कैसे आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन हो रही है, कानून में कोई लकूनास तो नहीं है, उनको एड्रेस किया जाए और किस तरीक़ा कार से जो है ये एक्सटेंशन का प्रोसेस हुआ है। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया जो रियाज राही साहब हैं कि उनकी कोई मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ वो कानूनी नुक्ते के ऊपर बात करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि ये प्रोसेस कैसे हुआ। उन्होंने वापस जबकि अपनी पिटिशन लेने की कोशिश की और जब अदालत में मामला आ गया तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अब ये मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ही इस मामले को सुलझाएगा। और उन्होंने आज भी यही जाना कि क्या हनीफ रियाज राही साहब मौजूद हैं कोर्ट में या नहीं मौजूद, उन्होंने पूछा बाकायदा ये, क्योंकि अब इस मामले को उन्होंने जो है दोबारा रिटर्न करना बेहतर नहीं समझा। फिर एक हंगामा बर्पा हो गया, पूरे मुल्क में हंगामी इजलास भी हुआ और तमाम तरह सिचुएशन के ऊपर जब बातचीत हुई तो उसमें हमने देखा कि जो ये केस है इसमें बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब उनके साथ मौजूद हैं मज़हर आलम खान साहब और उनके साथ मौजूद हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। ये तमाम तर इनका 3 मेंबर बेंच है जिसके हवाले से इन्होंने इस पिटिशन को देखा। ये बेसिकली जो CP फाइल की है ये CP नंबर 39 ऑफ 2019 के टाइटल से अगेंस्ट एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द आर्मी स्टाफ। इस पर बहुत सारे नुक्ते सामने आए। ये भी कहा गया कि इसको आर्टिकल 243 के ज़िम्रे में देखकर जो है इसकी एक्सटेंशन की गई है। कुछ पॉइंट्स ये आए कि दूसरे जो आर्टिकल्स हैं उनको एज ए रेफरेंस पेश किया गया, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने यहाँ पर अपोजिशन के बावजूद, अपोजिशन का हिस्सा होने के बावजूद जो है हुकूमत की उन्होंने इसमें सपोर्ट की। उन्होंने ये कहा कि 243 जो है वो कंप्लीट राइट देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि वो कोई भी अपॉइंटमेंट्स करें, वो जो भी जहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं वो उसको कर सकते हैं, स्पेसिफिकली लुकिंग एट दी आर्मी एक्ट ऑफ पाकिस्तान। इस हवाले से उन्होंने ये बात की, लेकिन बाकी और गुफ्तगू जो थी वो चल ही रही थी। साथ ही साथ आज ये एक बार फिर क्लियर हुआ कि 243 के ही अंडर जो है ये तमाम तर सिनेरियो देखा जाएगा, लेकिन 243 में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। बाकायदा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने बताया कि किस किस तरीके से जो है आपने इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो उनकी ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये भी बताया गया। और साथ ही साथ जो 6 महीने की जो एक एक्सटेंशन है वो मिली है और लगभग जो 3 साल का टाइम था उसी में वही एक्सटेंशन इनको मिलेगी। अब ये सवाल और ये बहस छिड़ गई है कि ये 3 साल होगा या 3.5 साल होगा, तो ये अदालत ने कह दिया। मंसूर अली खान साहब ने भी ये क्लियर कर दिया, जो हमारे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उन्होंने क्लियर किया है, फरूख नसीम साहब ने क्लियर किया कि 3 साल का मतलब 3 साल वो आज से स्टार्ट हो गया है। इसमें कोई जो है 2 राय इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत नहीं कि 3 से 3.5 हो जाएगा। ये टेक्निकली 3 साल है और आज से 3 साल का वक्त शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कुछ तकलीफ उन्होंने अपने कुछ इमोशंस का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस किस्म के बयानात टेलीविज़न पर चल रहे थे, क्योंकि वो टॉक शोज़ देख रहे थे, उनको ये बयानात को जो फैब्रिकेट करके जो है इस्तेमाल किया गया है भारत में हमारे ख़िलाफ़, और भारत बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, शहनाइयाँ बज रही हैं भारत में, क्योंकि हमारा मकार दुश्मन तो हमेशा हमारी कोई ना कोई वीक पॉइंट ढूंढने के लिए जो है सामने बैठा होता है। फ़रूख नसीम साहब ने स्पेसिफिकली अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है फ़रूख नसीम साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगा देता है और जो फैब्रिकेटेड खबरें होती हैं, मैं शायद हो सकता है वी आर लुकिंग इनटू दैट फैक्ट्स कि हम कोई केस करने जाएँ, लेकिन जो मेरे हवाले से अच्छी खबर है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की है कि फ़रूख नसीम साहब को कोई कसूर नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्तगी से काम करें। आप लोगों ने ये खबर क्यों नहीं लगाई, उन्होंने थोड़ा गिला किया।
साथ ही साथ उन्होंने भी यही कहा कि हमें जो है बहुत सेंसिटिव तरीक़ाकार से इस मामले को लेकर चलना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तमाम तरह सिनेरियो को डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि इस केस में आखिर क्या पेशरफ्त है और क्या होने जाएगा। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अली मोइनुद्दीन साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद अवान साहब, तज्ज़ियाकार हैं और जो है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस पॉलिटिकल पार्टी से भी वाबस्ता है। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। स्टार्ट करूंगी मैं अली आपसे। बेसिकली ये जो प्रेसिडेंट है, इसको आप कैसी प्रैक्टिस देख रहे हैं? क्योंकि आज से पहले हिस्ट्री में कभी भी हमने नहीं देखा कि आर्मी चीफ की जो पहले एक्सटेंशन हुई है, लेकिन उसको उसी चीज़ को फॉलो किया गया था। तो आखिर ये क्या सिचुएशन पे कैसे कमेंट करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारी 72 साल की तारीख का एक अलमिया है कि आज तक किसी ने जो है वो इस कानून को देखा ही नहीं कि फोर्सेस के एक्ट में क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसके साथ साथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत के ही नुमाइंदे देखते, अपोजिशन में भी थे लोग या और जजेस भी गुजरे, किसी ने इस मामले को नहीं देखा। और ये तो एक हमारी अदलिया का जो है वो मौजूदा हुकूमत को और तमाम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। अली, इसमें तो सबका कसूर है, जितने भी सबका कसूर है, किसी भी ऑनरेबल सबका कसूर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन सबका कसूर है जो पिछली दौर में जितनी भी हुकूमतें गुजरी और जितनी अपोजिशनें गुजरी। इस मामले में जो है वो हमारी हुकूमत को, अपोजिशन को और तमाम लोगों को जो है वो हमारी अदलिया का जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अदलिया का, हुकूमत का, तमाम तरह इदारों का जो है वो इसने इस यानी आर्मी चीफ जो है वो एक पाकिस्तान की बहुत अहम और बड़ी पोस्ट है जिसके बारे में जो है उन्होंने इसको कानून को सही करने के लिए गाइडलाइंस दी। और जगह जगह पे 3 दिन से जो ये मामला चल रहा था, उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस देते रहे कि इसको आप किस आखिर में आके जो है वो, अगर आज की आप हेयरिंग देखें तो हुकूमत ने भी जो है वो किया वही जो अदालत ने कहा था, अदलिया ने कहा था, जिसपे उन्होंने कहा जी, जस्टिस साहब ने कहा जी हमारे कंधे पे आप क्यों बंदूक रख रहे हैं, आप जो है वो इसको अपने तौर पे करके लेकर आए, जिस बेस पे उन्होंने इसको चलाया। अब बात ये आती है कि हमारे मुल्क में एक और भी चीज़, इस पे सवालात और बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि जब ये एक्सटेंशन हुई उस वक्त किसी ने नहीं देखा। चलें, पिछली गवर्नमेंटों का तो कसूर है ही अपनी जगह पे, इसमें कोई वो नहीं है कि उनका वो शुरफा या वो इसमें बेकसूर थे, लेकिन आजकल की मौजूदा गवर्नमेंट में भी किसी ने नहीं देखा इसके एक्ट को। इसकी क्लैरिफिकेशन जो है मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल की, मैं क्लैरिफिकेशन मैंने जानी, उनका सुना है कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है उस पर। वो कह रहे हैं कि वो जो एक तरीक़ाकार था उसी को फॉलो किया गया, वही नोटिफिकेशन था, पहले भी ऐसे ही निकलता था। मैंने अपने कल के प्रोग्राम में भी गेस्ट से जाना था कि आखिर इस नोटिफिकेशन के ऊपर कंसर्न कैसे जाहिर हुआ, क्या माजी में इसी तरीके से ऐसा ही नोटिफिकेशन निकला था? अगर निकला था माजी में ऐसा ही नोटिफिकेशन, तो फिर तो पहले के मामलात भी दुरुस्त नहीं थे। फिर माजी में वही बात है ना, अदलिया ने तो कहा है कि सारी गलतियां होती रही हैं माजी में, यानी जिन जर्नलों ने खुद एक्सटेंशन ली वो तो खुद करते रहे, और जिनको गवर्नमेंट ने दी उनके मामलात में जो है गलतियां होती रही हैं। इसमें कोई ये बात नहीं कही जा रही कि पहले भी जो है वो सही होती रही हैं। अदलिया ने कहीं पे भी इस चीज़ को नहीं वो किया कि पहले सही होती रही हैं। अब बात ये आ जाती है यहाँ पर कि अगर जो है वो एक ऑर्डर आपके पास आया, आपने उसको पढ़ा नहीं और उसको आपने साइन कर दिया। दूसरी बात यह है कि आप अगर चीज़ों को देखें, इसको करने का तरीक़ेकार भी देखें, तो पहले जो है वो इमरान खान साहब से मंजूरी ली जा रही है, फिर सदर साहब के पास भिजवाया जा रहा है, फिर काबीना का इसमें पता लग जाता है कि काबीना से नहीं हुआ। तो कितनी लैकिंग जो है वो इस गवर्नमेंट ने भी और इनके मुशीरों ने और इनके जो है वो काबीना ने भी इसमें जो है वो की है। लेकिन चले, ये एड्रेस तो हुआ मामला और ये अब आगे के लिए फ़ायदेमंद मामला है, लेकिन ये जो सवाल है ना बेसिक, ये ऐसा उठ रहा है कि जो बेसिकली रियाज साहब, जो राही साहब हैं, उनके हवाले से उनको क्रेडिट भी जाता है क्योंकि उन्होंने जो है नुक्ता रेस करने की कोशिश की। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रियाज साहब ने अपनी जगह पे जो है वो एक नुक्ता सही उठाया, और यानी इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने आवाम की आंखें खोली और जो है वो मौजूदा हुकूमत, पिछली गवर्नमेंट की सबकी जो है वो उन्होंने आंखें खोली कि 72 साल में हमारे मुल्क में जो है वो बगैर कानून के जो है वो इस तरह से चीज़ें चलती रही। लेकिन बात यहाँ पे हुकूमत के ऊपर ज़्यादा वो आती है बात कि ये चीज़ें हुकूमत को देखनी चाहिए या हमारी पार्लियामेंट्स को देखनी चाहिए कि हमारे कानून जो बने हुए हैं उसमें कहीं पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत तो नहीं है, या कहीं पर हमने जो कानून आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले या अंग्रेज़ों के बने हुए हम उसी पे चले जा रहे हैं। उस पर जो है वो बाकायदा जो है वो कानूनी टीमों को और इनको जो है वर्किंग करनी चाहिए ताकि ये पता लगे ये तो एक मामला है, इसके अलावा कितने मामला हैं जिस पे जो है वो हमें अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
आज ठीक तक है। कोई इस पे सोच ही नहीं रहा है। लेकिन इस तरह तो बहुत सारे बेशुमार मामलात होंगे डेफिनेटली। अब इस मामले में आप क्या कहेंगे कि ये जो सिचुएशन इतनी वर्स क्रिएट हो गई, क्या इसमें भी कोई जिस तरह कोई लैकिंग है जो लीगल टीम है हुकूमत की, या ये इस तरह क्रिएट होना था ये इशू को इतना बड़ा? देखिए, यानी जिस तरह जो है वो जस्टिस साहब ने भी कहा है कि डिग्रियां चेक करें, और जो है अब इससे आप बात अगर देखें तो लैकिंग तो हमारे उन लोगों की, अफसरान की है जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, बनाया, आगे दिया, फिर वो तो जो है यही कह रहे हैं फिर ना, ये वो है कह रहे हैं हमने वैसे ही किया जैसे होता आ रहा है। नहीं, तो वो गलत होता आ रहा है ना। जब आप एक चीज़ है जो अदलिया ने चीज़ें पकड़ी कि जी वहाँ पे एक्सटेंशन का वर्ड नहीं है, वहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट ठीक का है। वर्ड है, तो ये चीज़ें तो आपकी कानूनी टीम को पहले देखनी चाहिए थी। ठीक है जाहिद साहब, इस तमाम जो सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? ये जो स्पेसिफिकली कहा जा रहा है जो लीगल टीम है हुकूमत की उनकी जानिब से कि हमने बिल्कुल वैसी ही प्रैक्टिस की है जो आज से पहले होती चली आई है, मीन्स वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, जो बार बार ताना दे रहे हैं इनकॉम्पिटेंसी का जो हुकूमत को, वो तो फिर ताना नहीं बनता उनका। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कहूँगा वज़ीर कानून ने बड़ी इतने अरसे की मेहनत से खूब मेहनत करके इसको केस को अदलिया तक पहुंचाया, ख़राब किया मेहनत करने में। इस तरह तो एक अपना ब्यूरोक्रेट्स का ऑफिसर भी और असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती भी इस तरह नहीं होती जिस तरह इसने की। बात ये अगर माजी में एक चीज़ गलत होती हुई आ रही है तो कंटिन्यू उसको गलती पे गलती को दोहराया जाए। माजी की हुकूमत में आप जाएंगे तो इससे पहले मुशर्रफ जरदारी साहब की हुकूमत रही, कियानी साहब को उन्होंने एक्सटेंशन दी, ठीक है, उसमें भी ये इस चीज़ को किसी ने नहीं उठाया। उससे पहले तो आप देखें ही ना, जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने तो अपने आप को खुद कर दिया। ज़ियाउल हक साहब के उसमें उन्होंने अपने आप को खुद एक्सटेंशन दे दी। तो बात ये है कि अगर ये गलतियां इसी तरह होती हुई आ रही हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, उसमें कोई देखने वाले इतने एक्सपर्ट इनके वजीर कानून बैठे हुए हैं, फरूक नसीम साहब जो माने जाते हैं कानून के, जो अटॉर्नी जनरल हैं, फरूक नसीम के अलावा अटॉर्नी जनरल आईसीजे में केस लड़ रहे हैं और बहुत बड़े इनकी फ्रेटर्निटी में नाम है। देखिए मुशर्रफ साहब का केस उन्होंने लड़ा अपना, फिर ये इनका केस, फिर रातों रात उन्होंने इस्तीफा देके इस केस के लिए वो दोबारा एक्टिव हुए। देखिए इस किसी ऊंट को किसी करवट तो बिठाना था, यह इदारों की एक लड़ाई हो जाती है और बहुत दूर तक जाती है, जिसका कंटिन्यू करेंगे। जाहिद साहब एक वक्फा लूंगी और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे तमाम तर सिचुएशन के ऊपर कि ओवरऑल ये जो पूरा केस है इसके ऊपर क्या सिनेरियो है, क्या एनालिसिस है हमारे मेहमानों का। जाहिद साहब जी, आप इस पर कमेंट कर रहे थे कि फरूक नसीम साहब को तो आखिर रिज़ाइन करना ही था, क्योंकि कुछ ना कुछ तरीका तो उनको अपनाना था कि इस तमाम तर जो एक इशू है इसको सुलझाने का। देखिए ऐसा हुआ भी, फरूक नसीम साहब ने फ़ौरन इस्तीफ़ा दिया और वो फ्रंट पे आए, माजी की तरह जैसे मुशर्रफ साहब का केस लड़ा, उनको निकालने में मदद की, इसी तरह इस मसले को भी उन्होंने मसले से निकाल दिया, हल की तरफ ले गए। मसले में डाला भी उन्होंने, क्योंकि उस वक्त मैं कहता हूँ फरूक नसीम साहब ने चाहे ना डाल, फरूक नसीम साहब इस गवर्नमेंट का पीटीआई का हिस्सा है। जब इतने वो इंटेलिजेंट्स, इतने ऑफिशिएंट और इतने जीनियस हैं, उनका एक रिकॉर्ड है, तो वो उस वक्त कहाँ थे? 19 अगस्त को जब निकलता है 2019 को नोटिफिकेशन, न फरूक नसीम साहब देखते हैं, ना वजारत कानून देखती है, तो पुरानी प्रैक्टिस फिर उन पे इल्जामात लगाते हैं। ये तो दूध के धुले हो ना, ये तो इनमें तो बड़े जीनियस लोग हैं। के ऊपर जाहिद साहब ये सूट करता है, ये बोलना है। मैं सब हुकूमतों को कहूंगा कि अब तक जितनी हुकूमतें गई हैं वो मिली भगत से काम होता रहा है। अब एक सिनेरियो देखिए चेंज हो चुका है, पुराना पूरा फेलियर्स और पूरा लकूना से भरा हुआ पूरा सिस्टम, बिल्कुल एक सिस्टम, हमारा करप्ट सिस्टम एक जो चलता हुआ आ रहा है, वो इस तरह तो माजी में इसी तरह वज़ीर आज़म को कहाँ अदालतों ने हटाया था 70 साल की हिस्ट्री में। आप देख लें, इस वक्त अदालत एक स्ट्रॉन्ग अपना किरदार अदा कर रही है और माजी में इतने बड़े ओहदे पे, जनरल के ओहदे पे किसी ने इस तरह का एक्शन लिया था, इस तरह की पटिशन हुई थी, तो अब सिनेरियो चेंज हो। तक
चुका है। मीडिया के आप लोगों के तवज्जो से और सोशल मीडिया के उससे सारी अवेयरनेस आ चुकी है अवाम में और लोग देखते हैं इस चीज को। अब माजी में जो हुआ अब नहीं चलेगा वो चीज। बकौल पीटीआई की गवर्नमेंट के कि हम चेंज लेके आए हैं, हम पहले वाले काम नहीं होने देंगे। अब एक नोटिफिकेशन जाता है, फिर सदर साहब कहाँ बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ पहले तो वजीर आजम साहब का इस्तेकाक ही नहीं है कि वो इसको इजाजत दें इनकी इस टेंशन में। उनको समरी भेजनी थी, वो समरी चली गई। फिर समा के एक प्रोग्राम में अपना फरमाते हैं अपना अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब, कि वो कब आई थी, आई होगी, मैंने साइन कर। यानी एक इस तरह का ब्लेंडर इतनी बड़े ओहदे के लिए और इतना बड़ा, ये पाकिस्तान की आप ये नहीं देखें कि एक अदलिया की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट हुई है, इसमें पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने जैसे फरमाया हमारे दुश्मन मुल्क वो तो तैयार बैठा होता है, लेकिन और भी जो चले दोस्त मुल्क भी हैं उनको क्या मैसेज जाएगा कि इनके कानून जो पास होते हैं या इनके जो कानून बने हुए हैं सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स। कल रात को मैं चेक करी थी कि इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने किसने खबरें लगाई हैं। मैं ये देखने की कोशिश करी थी कि फिर पहले मैंने सोचा किस कहाँ लगी है, फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कहाँ नहीं लगी खबर। हर जगह लगी हुई है। ये तो आग की तरह बात फैली है। आपको एक दो दिन अब ये चलेगा, देखें पूरा हफ्ता ये चलेगा। दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के प्रिंट मीडिया इसको उठाएंगे। ये एक मामूली बात तो नहीं है, ये लेफ्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात है और वजीर आजम की बात है, चीफ एग्जीक्यूटिव की। तो ये दूसरे अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे मुल्क में? यानी कानून बनाने वाले और कानून की कोई हैसियत ही नहीं है। रातों रात कानून चेंज हो जाते हैं, रातों रात कानून बन जाते हैं। यानी जो इतने साल जो गवर्नमेंटें आई हैं वो कानून बनाने पे गौर नहीं करती। अपने मकासद की एक जंग थी, पार्लियामेंट में बैठते हैं, रिवेंज की सियासत, अपनी जंग, पॉलिटिक्स में आते हैं, वो जो अपोजिशन होती है वो उस पर इल्जाम तराशी है उस पर। तो ये अवाम के सामने ये समझें कि रियाज हनीफ फराई साहब ने तो अवाम के सामने नालायकों का चेहरा सामने ले आए। अगर ये नहीं लाते तो इनकी नालायकी नाअहली जो माजी में भी होती रही है, लेकिन चले अब आई। फिर इतना बड़ा ब्लेंडर होना कि सदर साहब प्रोग्राम में कह रहे हैं कि आई होगी, हो सकता है मैंने दस्तखत कर दिया और समरी पास कर दियो। तो कितना बड़ा लैक है, कितना बड़ा लैक है। आप इसको सीरियस लें तो ये कहां जाता है? ठीक है, हमारे मुल्क की कितनी बड़ी इंसल्ट है ये। ठीक है। हमें प्रोग्राम में भाषानी शाह साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जानेंगे हुकूमत का मौक़िफ़ इस तमाम तरह स्टांस के ऊपर क्या है। भाषानी साहब आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। इस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा अब एक एनालिसिस हो रहा है वो ये हो रहा है कि 6 माह में कानून साजी मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया है कि जो 70 सालों में कानून नहीं बना, अमेंड नहीं हुआ, तो अब पहले 3 माह का कहा जा रहा था कि 3 माह में क्या अमेंड होगा, फिर बाद में जो ऑर्डर शीट आई उसमें 6 माह का कहा गया। तो क्या वाकई 6 माह में आप लोग काम कर लेंगे? अब अलवीना बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जैसे भाई ने बात की, मैं उसकी भी तरफ से ही आगे बढ़ाऊंगा बात को। असल में इस पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम इसी दिन को देखने के लिए हमने हमारे पार्टी का, वज़ीर आज़म का पिछले 23 सालों में एक यही जदोजहद हमारी चल रही थी कि हमेशा अदलिया आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो। तो यही हमारी जदोजहद थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि अदलिया आज़ाद है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि 6 महीने तक देखें, काम गवर्नमेंट काम करने में आए तो हर काम हो जाता है, बिल्कुल होगा। लेकिन देखें जब हम अमेंड करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट में जो है चीज़ें जो है जो पॉइंट्स है वो अमेंड होंगे। फिर कहा जा रहा है कि ऑप्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, क्योंकि इन दी एंड तो सुप्रीम लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप अमेंडमेंट करेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी कैसे लाएंगे? सेनेट से और अपर हाउस, लोअर हाउस, कैसे होगा काम? बड़ा एक मुश्किल सवाल है। देखें इस पे भी बाकायदा तौर पे गौर होता जा रहा है। कहाँ करेंगे ये? आपको सपोर्ट करेंगे क्या? देखें वक्त का कोई पता नहीं होता। अलविदा मैं आपको बताऊं कि यहाँ के
हालात के चलते चलते जो चीज़ें आप लोग के सामने आई हैं, यहाँ तो ये भी कहा जा रहा था कि शेख रशीद साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है, वो कह रहे हैं कि ये 6 महीने नहीं 6 हफ्तों में बन जाएगा कानून। 6 हफ्तों में कैसे बनेगा प्रैक्टिकली? आप देखें ना कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो हेल्दी ऑपोजिशन का तो कोई तस्वुर ही नहीं है, अनहेल्दी क्रिटिसिज्म करना जानते हैं, आपको टफ टाइम दे रहे हैं वो हमेशा की तरह। आप क्या इस इतने बड़े मामले के ऊपर क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे जहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के फेस पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे मुल्क में, और इस बात को भी गलत तरीके से जो है दिखाया जा रहा है कि पूरी फौज का किरदार है, सिर्फ एक शख्स का नहीं है, डेफिनेटली पूरी फौज का किरदार है, लेकिन एक फेस सेविंग भी होती है। तो उस तरह बाजवा साहब के फेस के ऊपर जो है चाइना को खास तौर पे बहुत ट्रस्ट है। देखिए बिल्कुल बाजवा साहब की भी फेस पे भी चाइना को ट्रस्ट है, खान साहब की भी। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि अलविना बिल्कुल ये जिस तरीके से हमारी एक पॉलिसी चल रही है, जिस तरीके से हमारा एक प्लान में एक चीज़ें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, हम जो जिस तरीके से ये हमारी गवर्नमेंट, हम जो साबके गवर्नमेंट हैं यहाँ गुजरी हैं, जिन्होंने अपने इक़्तिदार हुकूमत में जो कुछ इन्होंने किया है वो आवाम के सामने है। और ये मुश्किल, एक तो ये अंदरूनी आप पाकिस्तान के हालात भी देख रहे हैं, माफिया जो लगी हुई है काम के ऊपर, बैरूनी भी हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उनको भी आप देख रहे हैं। देखिए इस टाइम जो बाजवा साहब की अगर ये बात हो जा रही थी कि दोषी के हवाले से, तो ये भी हमारे लिए लाजमंद था, क्योंकि इस टाइम हमारे जो अंदरूनी पाकिस्तान और बैरूनी जो हालात हैं वो भी आपके सामने। ऑपोजिशन का काफी कड़वा स्टांस आ रहा है इसके ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, मतलब एक्सटेंशन तो कोई और भी इस पोजीशन के ऊपर आ सकता है, लेकिन ये बात बहुत वाजे है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो फेस, जो सेविंग है, जो ट्रस्ट है, वो बाजवा साहब के ऊपर बहुत हाई है। देखिए वो भी बिल्कुल, देखें वो अफवाज का एक सरबरा है और मुल्क का एक सालार नहीं, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, वो नहीं चाह रहे, ये सिचुएशन वो ऑनर नहीं बोल रहे क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, लेकिन उनके रवैये से, उनके मिजाज से, उनके बयानात से साफ वाजे होता है कि वो क्या आपको सपोर्ट करेंगे। वक्त के साथ मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये भी आपके सामने बात लेकिन कमर जमान कायरा साहब का भी आपने अभी तो कुछ ही घंटों पहले आपने उनका वर्डिक्ट सुना होगा कि इस रवैये के साथ अगर हुकूमत चाहेगी कि हम उनको सपोर्ट करें तो हम नहीं करेंगे। देखिए ऐसे माजी में भी बहुत सारे बयान आते गए, आप उठा के देख लें। थोड़े दिन मौलाना फजल रहमान साहब के जो बयानात आप सुन रहे थे, तो उसके बाद फिर आपने नोयत देखी तो आपको चेंज नजर आई। इसी तरीके से अभी भी मौलाना साहब की बहुत सारी जो बातें हैं वो काफी ढकी छुपी है, अभी तक लोग क्यूरियस है उस हवाले से। जैसे वो कह रहे थे मैं कुछ सोच कर आया था और मैं ऐसे ही नहीं गया, अभी बहुत कुछ होगा, कुछ हफ्तों का टाइम, पूरा एक वो टाइमलाइन देके गए कि इतने हफ्तों में सियासत में इतनी तब्दीलियां आ जाएंगी, और हम हर रोज डेवलपमेंट देख रहे हैं। रोज देखिए हमने उनके जब धरने में उनको हमने पूरा ग्राउंड खाली करके दिया। नवाज शरीफ साहब को भिजवा दिया ना बाहर। देखिए नवाज शरीफ साहब का देखिए अलविदा एक चीज पे जरदारी साहब जाएंगे। हमेशा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने अगर सियासत में गलत बयानी होती रहती थी, लेकिन वो इमरान साहब ने कभी वो नहीं की। एक डॉक्टरों ने एक शोर मचाया हुआ है कि बंदा जो है ना, बंदा बस ये आज ही है, सुबह है, जाने वाला है, और इंडेमनिटी में इतना वक्त लगा लिया। एनआरओ तो नहीं किया ना, एनआरओ तो नहीं किया, उसके तो जाने में हमें नुकसान है, हमें फायदा तो नहीं, हमें तो नुकसान है। हम तो उसकी सेहत के लिए दवा कर रहे हैं, या अल्लाह उसको तो सेहत लंबी जिंदगी दे कि उसको बंदे को हम वापस यहाँ आए और कम से कम अपनी जो है ना इन चीजों को क्लियर करें। हम तो इस चीज के उसके लिए तो दुआगो हैं। जिस तरह हुकूमत के नुमाइंदे भाषानी साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कानून साजी हो जाएगी और 2/3 मेजॉरिटी का जो मामला है उसको भी देख लेंगे, या अगर कोई और इसमें तरीका कार कानून के मुताबिक निकलता है तो उस पर वो अमल दरामद करवा लेंगे। मैं आपसे भी इस पर जानना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि क्या 2/3 मेजॉरिटी का जो है पार्लियामान में पॉसिबल है हुकूमत के लिए, और क्या हुकूमत के लिए आसान होगी कानून साजी करना इस जो ओवरऑल आर्मी एक्ट है इस हवाले से। जी सर। देखें बात यह है कि सारी चीज़ें जो है वो एक साथ होकर मिल के चलती हैं, लेकिन हमारी हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक साथ नहीं हो पा रही है। अगर देखा जाए 1.5 साल 1.25 साल के अरसे में ख़ास तौर पे हुकूमत जो है वो कोशिश कर ही नहीं रही कि वो अपोजिशन के साथ जो है, भी तो उनकी तनकीद भी तो देखे ना कि फ्रांस की आपने सरहद मिला दी, जर्मनी की सरहद थी, आपने ये बोल दिया, आपने वहां जाके करप्शन की बात कर ली। आप प्रोजेक्ट्स निकालें, उनके प्रोजेक्ट्स पे हुकूमत जो है वो अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहे तो अपोजिशन भी कहीं ना कहीं पे नरम होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो अगर आज की बात करें, जो फैसला आया उस पर इमरान साहब ने भी जो है वो ट्वीट करना शुरू कर दी। उसके अलावा जो है वो
शेख रशीद साहब ने बोलना शुरू कर दिया और आगे तो देखिए गलत कि किया नहीं, अगर इसकी बजाय मेरी नज़र में अगर इसकी बजाय जो है वो हुकूमत जो है वो अपनी गलती तस्लीम करती तो उनका बड़ापन होता कि 72 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। और हमें ये भी देखने को मिलता कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, नया पाकिस्तान है। इंसाफ के साथ बात मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, इस हुकूमत ने गलत किया, जो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल इतने आलिम फाजिल इतने जबरदस्त अटॉर्नी जनरल जो है वो पहले भी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ हैं, इतने अच्छे वकील, उनसे गलती हो गई। लेकिन लेट्स जस्ट गो बैक। पहले क्या होता रहा, ये पहले की माजरत के साथ, आई डोंट नॉट वांट टू डू एनी कंटेम्पशियस एटीट्यूड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द कोर्ट्स, प्रीवियस कोर्ट्स की भी इसमें जो है फिर कॉम्पिटेंसी आ जाती है कि आप किसी को प्रीवियस हर इदारे की कॉम्पिटेंसी आ जाती है, हर मिला के चलेंगे तो आपके साथ कोई आगे हाथ मिलाएगा, इदारे आ जाते हैं इसमें। लेकिन फिर हम ये ना कहें ना कि इस हुकूमत की कॉम्पिटेंसी तो मुनाफकत हुई ना, बात यहाँ पे इस वक्त अपोजिशन की जरूरत किसको है? इस वक्त अपोजिशन की जरूरत जो है पार्लियामेंट में हुकूमत को है, तो हुकूमत को भी थोड़ा नरम होना पड़ेगा ना। ये हुकूमत जो है वो 24 घंटे जो है इनके मुशीर या वजीर या इनके तर्जुमान जो है वो अपोजिशन पे जो है वो तनकीद करते रहे। आपने कानून साहब तो ये कह रहे हैं ना कि 6 हफ्तों में हो जाएगा इंशाल्लाह, वो होपफुल है, कुछ ज्यादा होपफुल है शायद। फिर बात यह है कि फिर जो है वो 2 अक्सरियत से इसको अप्रूव करवाना है। अगर शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी 6 हफ्तों में हो जाएगा, तो फिर देखते हैं आगे आके कि कैसे 6 हफ्तों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अली मोइनुद्दीन साहब, अपोजिशन को भी तो कोई ना कोई चांस मिला है ना। ये इनकॉम्पिटेंसी पिछले 70 सालों में हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूशन की थी। ऑल द ऑनरेबल, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप गैर जरूरी बयानात जो है ना वो पहले देना बंद करने चाहिए। आपने नवाज शरीफ साहब को खुद इजाजत दी जी, वो चले गए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी डॉक्टरों की रिपोर्ट गलत थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट को साइड में कर दें, जो आपके शौकत खानम के डॉक्टरों ने रिपोर्ट बनाई उसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे अली मोइनुद्दीन साहब, मैं सुन रही थी जो है एक एनालिस्ट को, वो जफर हिलाले साहब जो हैं, वो बेसिकली कह रहे थे कि यहाँ इस तमाम तर सिचुएशन में एक नुकसान ये भी हुआ कि मुल्क को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार दिखाई दिया। जो स्टॉक मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रही थी और इतनी अच्छी पोजीशन में थी, वो नीचे आ गई एकदम। 3 दिन में इतना गिर गई जब से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। एक और ड्रॉबैक जो कि हमारा मक्कार दुश्मन, उसने हर किस्म की फैब्रिकेट खबरें लगाना शुरू कर दी। तीसरा ड्रॉबैक कि तमाम सिचुएशन को प्रैक्टिकली बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन ये बयानबाजियां इदारों की आपस में और थोड़ा सा माजरत के साथ बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। देखें, बात यह है अगर कहीं पे बदनीयती होती है ना, वहाँ पे जो है वो मफादात और साजिशें जन्म लेती हैं, लेकिन जहाँ पे नाहली हो ना वहाँ पे जो है बुरहान जन्म लेता है। तो ये हुकूमत की नाहली है कि हुकूमत ने इस चीज़ को पहले नहीं किया और दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया। हुकूमतों की नाहली है, हुकूमतों की है, हुकूमतों की है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत और जो उनके साथ मुशीर और वजीर और जो और अफसरान हैं वो कोई नए नहीं है। अगर इमरान खान साहब बोले कि मैं पहली दफा आया हूं, जो उनके साथ दूसरे हैं। पे अपने इस प्रोग्राम में मैं कितनी दफा जब कानून साजी की बात कर चुकी हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चले मैं बात कर लेती हूँ, उनसे मैंने कानून साजी पे बहुत बात की, सिंध के हवाले से। सिर्फ पूरे मुल्क की तो मैंने बात भी नहीं की, सिंध के सूबे की सिर्फ बात की है। उस पे वो मुझ पर जो है एग्रेसिव टोन में आकर बैठ के मुझसे लड़ना शुरू हो जाती थी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं। एक एमपी हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, और फिर नाराज भी हो गई थी और बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से मैंने आपके ही प्रोग्राम में 1-2 दफा इस टॉपिक पे बात हुई है, तो मैंने आपसे कहा सिंध नहीं, वो मुझे कह रही थी कि आप किस किस्म की बात कर रही हैं, हम कानून साजी तो कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे होते तो ये हाल होता, ये मजाक बन रहा होता पूरी दुनिया जान में। मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में किया और अभी इस बात स्टार्ट होने से पहले भी किया कि अगर कानून साजी पे तवज्जो दी जाती तो आज ये चीजें पहले खत्म हो जाती। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे कहीं पे भी जो है कानून साजी पे तवज्जो दी नहीं जाती, चाहे वो सिंध हो चाहे पे तवज्जो नहीं दी जाती। जाहिद अवान साहब, इसमें तमाम तरह सिचुएशन में अगर हम देख लें, कानून साजी लेजिस्लेशन जो बेसिकली होती है, लेजिस्लेचर करता है इसको, और जब आप इलेक्ट होकर आ रहे हैं तमाम तरह सिचुएशन में, आप सेनेट में हैं, आप पार्लियामेंट में हैं, तो फिर आप कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को वो शाहिद मसूद साहब की जबान में दबरदूस करते रहते हैं एक दूसरे को। बस अलवीना, आप बिल्कुल ये भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं और आप भी सही कह रही हैं, ये एक खाली इस हुकूमत की नहीं होता है, लेकिन अब इसको इससे हम नहीं जोड़ सकते कि माजी में अगर ये तो नारा पीटीआई का है ना, माजी की हम गलतियां दुरुस्त करने आए, जो कुछ होता है कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन कैसे कर रहे हैं?
कि एक नोटिफिकेशन तक क्वालिफाइड इतना बंदा नहीं है जो उसको सही प्रॉपर तरीके से उसकी वर्डिंग को पढ़ सके और वो फिर भेजे। लेकिन जाहिद साहब, एक नोटिफिकेशन के ऊपर जो है ना कितने एतराजात हो रहा है। एक नोटिफिकेशन के ऊपर मैं काफी टाइम से ये सुनता जा रहा हूँ, एक ही नोटिफिकेशन इशू पकड़ा हुआ है। हमने बात कर लिया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आगे चलते हैं। बहुत बात कर ली हमने इस पे। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या 6 माह में कानून साजी हो जाएगी? अब ये मसला होगा, अगर खुदा न खास्ता कानून साजी नहीं होती तो आगे आने के लिए इशू क्रिएट होगा। अगर इस हुकूमत में काम हो जाता है तो अच्छा काम होगा या बुरा होगा? बिल्कुल अच्छा काम होगा। तो अब ये अच्छा काम पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा काम करने जा रहे हैं, तरीकाकार सही नहीं है। आज से शुरू हो जाए, आज इनको एक इनके गेंद इनके कोर्ट में आ गई, कल से आप इनके वजीरों के और वर्करों के बयानात देखने, अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना शुरू कर देंगे। आप ये मेरी बात को नोट कर लें इधर, और मसला उलझाएंगे, अपोजिशन पे इतनी क्रिटिसिज्म करेंगे, तनकीद करेंगे, माजी के उछालेंगे कि अपोजिशन को इकट्ठा करना, इनको अमेंडमेंट करके उस कानून पास कराने में कितनी दिक्कत पेश होगी इन्हीं की वजह से। ये भाई जो कह रहे हैं, मैं इनके एक मिनट आपने मैं आपकी जानिब में एक मिनट जाहिद साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस तमाम सिचुएशन में बेसिकली अगर हम देखें कि इस वक्त जो हमें चैलेंज लग रहा है वो हमारा जो बेसिक challenge है, that is whether this overall the situation would be solved within 6 months or not. For instance, if the situation is not solved, we are going to be in huge crisis for not for the present situation, but obviously in future as well. For instance, अगर हम बात कर लें इस वक्त जो चीन है और बहुत सारे ममालिक हैं, वो जितनी भी यहाँ पे पूरी ओवरऑल फंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नॉट फंडिंग, द करेक्ट वर्ड वुड बी इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस तमाम सिचुएशन में, उनको बाजवा साहब के ऊपर ट्रस्ट है कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखा। जो आर्मी का जो एक रियल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कि हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से अच्छा ही होता है, लेकिन इस सिचुएशन में उनका ट्रस्ट ज़रा बैरूनी ममालिक का इनके ऊपर अलविना, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखें, आपकी इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ कि माजी में इतना पॉलिटिकल पार्टियों में और हमारी अफवाज पाकिस्तान में जनरलों में इतना गैप रहा है इदारों में कि वो आपस में नहीं, और फौज में, मिलिट्री में, इदारे में इतना गैप रहा है कि वो वही खत्म नहीं होता, एक दूसरे की बुरी बात थी। ये गवर्नमेंट एक अच्छी तरफ जा रही है और दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया, उसके मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। और हर बंदे को पता है इस वक्त, कारोबारी बंदे को, आम सिविलियन को, आम आवाम को, आम कारोबारी को, कि फौज के बिहाफ पे और फौज की गारंटी पे ये मुल्क जो हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बिजनेसदार, आप बीइंग अ बिजनेसमैन क्या समझते हैं कि इस किस्म की जो खबरें होती हैं वो पूरे मुल्क में इंतशार फैलाती हैं? बिल्कुल पूरे मुल्क में नहीं, दुनिया में इंतशार फैलाती हैं। दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान का इमेज गया है, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करता हूं और उससे बिल्कुल तरदीद करता हूं कि इस चीज की कि ये नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से देखें, ठीक है, वो बातें बिल्कुल जो है एज ए पाकिस्तानी मैं भी कहूंगा सियासत को अलग रख के, लेकिन बात ये है इन्होंने भी तो देखे ना इल्जामात की सियासत। अपने पंजाब का देख लें, कितने आईजी चेंज हुए 15 माह में, आप देखें कितने बैरोक्रेट्स चेंज हुए, ऑफिसर। बिल्कुल पॉसिबल उस सूरत में मैं ये आपको कह के जा रहा हूं। फिर किसी प्रोग्राम में इत्तेफाक हुआ तो आपको वो दोहराऊंगा बात कि कल से आप देख लेना वाडा साहब और इनकी वजीर इत्तलात और नशरियात आशिक फिरदौस अवान साहब और दूसरे कोई भी ले लें आप, उनके जो तीर चलेंगे ना उनकी गुफ्तगू से, उनके बयानात से, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत, ये तो एक फौज को देखते हुए, शायद फौज को देखते हुए अपोजिशन इतना इस पे आर्गुमेंट न करे और एक पटरी पे, एक लाइन पे आ जाए। आपको अपोजिशन की इस वक्त, लेकिन बदनीयती तो देखें हमेशा से, जब रिवेंज की सियासत होगी अपोजिशन में आने के बाद, जैसे पहले ये कंटेनर पे खड़े रहे 2 साल, यही मामला चलते रहे अपने हक के लिए, चाहे वो लीगल खड़े होंगे, लेकिन इसी तरह अगले को भी मौका मिलता है। अभी मुझे, मैं कह रहा हूं ना, पीटीआई अपनी जो अभी रिसेंटली जो वजीर आजम साहब का बयान था, क्या था कि मेरे से अच्छी कंटेनर की सियासत और धरने की सियासत कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे बयानात आग लगाते हैं, पेट्रोल की तरह आग लगाते हैं अपोजिशन को। क्या कहेंगे जिस तरह जाहिद अमान साहब कह रहे हैं कि आप लोग के जो इररिलेवेंट बयानात हैं वो आप लोग पैरों पे कुल्हाड़ी है? अलविना, मैं एक चीज ये बताऊं कि भाई को कि क्या हम
चोर को चोर के ना छोड़ दो मैं। करप्शन का जो हमने जो इस पाकिस्तान में एक मुहिम हमारी चली, जो खान साहब के एक विजन, एक नजरिए के मुताबिक जो 23 साल की जदोजहद, उन चीजों में क्या चीज खान साहब के इर्द गिर्द कौन बैठे हुए हैं? देखिए मैं आपको उन्हीं गवर्नमेंटों के चोर जिनको ये चोर कह रहे हर हैं। चीज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर गवर्नमेंट के अंदर बैठे हो चोर को तो चोर बोलेंगे, तो फिर आपने साथ क्यों लिया? आपने उनमें फर्क क्या रहेगा? खान साहब ने अपनी क्लैरिटी दी है, वो कहते हैं कि एक लीडर जब होता है ना, जब लीडर सच्चा होता है, दुरुस्त होता है, तो आसपास के चोर चोरी अलवीना अभी चोरी करना छोड़ दिया। एमकेएम के ये जो काम कराची के लिए 3-5 साल से ये रोडों को उखाड़ा हुआ है, वो पैसे कहाँ गए? गोश्त मुलाजमीन का हिसाब कौन करेगा? ये कौन? वो इनकी बिसातियों पे खड़ी हुई आपकी गवर्नमेंट, आज वो अटती है, धमकियां देती है आपको। उस दिन कहा कि फंड रिलीज करें, हमारे फौरन रिलीज किए, वरना आपको वो फौरन धमकियों पे आ जाते हैं कि हम मर गए, काफी डर गई। आप खुद उन गवर्नमेंटों को क्यों मिलाया हुआ है? उन गलत बंदों को अपने साथ क्यों मिलाया हुआ है? उन गलत बंदों को, इनकी तो पाक गवर्नमेंट है, फरिश्तों वाली गवर्नमेंट है, क्यों आया? हमें पॉलिसी अगर हम कोई इख्तियार करेंगे, कोई जिस प्लान के तहत हम काम करेंगे, हम माजी की गवर्नमेंट की तरह तो नहीं करेंगे। 15 महीने में कोई पॉलिसी आवाम के सामने तो नहीं आई। नजर आएगा। इस सिंध को देखें, कराची शहर को देखें, बेरोजगारी बढ़ी है कराची में, आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। आप यकीन माने कि आज वो 22 करोड़ आवाम भी उसको देखिए। सिंध की आवाम से आप जाके पूछें, ना आपके पास पानी का निजाम, ना बिजली का निजाम, ना सेवरेज का निजाम, ना आपकी कोई और इदारों का कोई सीधा निजाम। हर जगह जाएं, हर जगह करप्शन। तो इस स्ट्रक्चर को सर क्या हम उन्हीं करप्ट लोगों के साथ आप गवर्नमेंट चला रहे हैं? यही तो बदकिस्मती है पाकिस्तानी आवाम की। ये तो अगर गवर्नमेंट, ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है ना कि हमें आवाम ने ये मेटन देके यहाँ तक लाए। हमने किसी के साथ शमूलियत तो नहीं। पंजाब में बुजदार से अच्छा वजीर आला कोई इनको नहीं मिला। मुशर्रफ साहब के हवाले से चले वो पुरानी बातें छोड़ देते हैं ना, जो मेन मामला है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वक्त खत्म हो गया ऑलमोस्ट। मुशर्रफ साहब के ऊपर जानना चाहूंगी आपको क्या स्टांस है? 5 दिसंबर तक जो है उसमें प्रोसीडिंग्स में टाइम है, क्या करेंगे? आपको क्या लगता है इस तमाम सिचुएशन पे कैसे डील हो रहा है तमाम तर मामला? देखिए मेरे जहाँ तक नज़दीक, मैंने पिछले 2-3 दिनों से मीडिया से भी थोड़ा दूर ही रहा हूँ। मेरी तबीयत कोई मैंने ऐसे बयान सुने भी नहीं है, तो मेरे जहाँ तक ख्याल है कि बेहतरी के सेट ही जाएंगे। लेकिन एक हाजिर सर्विस, मतलब एक फौजी रहना, आर्मी चीफ रहना, मुल्क के लिए सर्व करना, हुकूमत में भी रहना, उस शख्स को आइन शिकनी और उस शख्स को जो है आप गद्दारी के मुर्तकिब बना देना, क्या ये एक दुरुस्त फैसला है? क्या यहाँ पे भी हमारी ओवरऑल इंटरनेशनल रेपुटेशन ख़राब नहीं हो रही? देखिए अलवीना, देखें हालात और इसका जायजा लेते हुए जो इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे भाषानी साहब, जिस शख्स ने इस सिचुएशन को जो है चैलेंज किया था और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर सवाल उठाया था कानूनी नुक्ते के एतबार से कि कैसे किया गया, किस कानून के जरिए, उसी शख्स ने जो है एक और पिटीशन दायर की थी जिसमें उन्होंने बात की थी कि जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं उनके ऊपर जो तमाम तरीके एक पिटीशन डाली गई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो ही नहीं सकती, उसको भी चैलेंज किया था। आपको नहीं लगता उन्हीं की पिटीशन को दोबारा देख लिया जाए, रिव्यू कर लिया जाए? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, इसके ऊपर भी गौर विचार होगा, जरूर होगा। लेकिन ये तो फिर अब करना चाहिए, जो उनकी टीम है उनको करना चाहिए, देखना चाहिए। इसके ऊपर भी होना चाहिए। मैं इस चीज़ पे तो वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असल में देखिए माजी में इतना गंद रह चुका है कि अवाम भी उससे जो है ना, बिल्कुल वो अगर कोई सही काम भी होते जा रहा है तो उसको वो जब होने के करीब होता है तो उससे पहले उसका नकड़ बन जाता है। तो पैनिक इतना ज्यादा क्रिएट हो जाना, ये इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ऑपोजिशन से जरा कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाए, बयानबाजी। मैंने पहले आपसे ये बात कही कि इंशाल्लाह बेहतरी के सेट पे जाएगा। ये आपके इसी टेबल पे, इसी जगह पर मैं आऊंगा, बिल्कुल बेहतरी के सेट पे जा रहा है। अलविना माजी में मुशर्रफ साहब के खिलाफ गई थे ना पीटीआई की गवर्नमेंट साहब। इस तमाम सिचुएशन में मुशर्रफ साहब को अगर हम देखें, उन्होंने मुल्क को सर्व किया, मुल्क में बहुत सारी बेहतरी आई, उन्होंने इंडस्ट्रीज को रिवाइव किया, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इवन हमें खसारे से जो अब हम इतना $6 बिलियन पर डॉलर से जायद का एक दिन का देना है प्रीवियस गवर्नमेंट्स का, इस सिचुएशन से निकाला। उस शख्स के ऊपर संगीन गद्दारी केस, कुछ उनके हुकूमत में कुछ उन्होंने बुरे काम भी किए थे जिसको लोग कहते हैं। मुशर्रफ साहब की बात यह है कि ठीक है, जहाँ पे मुशर्रफ साहब क्या कोई भी वजीर हो या कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला हो, वो अपनी अपनी जगह पे कुछ काम सही भी कर रहे होते हैं और कुछ काम जो है वो गलत भी हो जाते हैं उनसे। इसी तरह मुशर्रफ साहब ने इसको कैसे देखते हैं? कुछ काम गलत भी किए और जो काम गलत किए वो यानी एक चीज़ है कि कुर्सी पे आने के बाद केस बनना चाहिए था उनके ऊपर। केस तो देखें बनने
के सवाल आता है यहाँ पर कि उन्होंने कुछ काम अदलिया के ऊपर भी जैसे किए उन्होंने, उसके अलावा जो है जजों को भी नजरबंद किया था उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ बात यह है कि यही, अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि यही जो मुशीर और वजीर थे यही मशवरा दे देकर जो है तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को जो है यहाँ पे जाहिद अवान साहब, आपका क्या स्टांस है इस केस में? ये केस होना चाहिए था, ठीक है या नहीं होना चाहिए? देखें, माजी में मैं अपना वजीर आजम साहब की बात करूं, आप मुझे ये बताएं उनके प्रोग्राम के क्लिप्स निकाल के कि मुशर्रफ साहब के कितने खिलाफ बयानात देते थे, अब वो मुशर्रफ साहब के हक में कैसे करें कि होना चाहिए? यही तो तजाद है ना साहब। ऐसा होता है ना, कभी कभार हमारी इन्फॉर्मेशन भी तो वीक होती है ना किसी ना किसी सब्जेक्ट पे, जनरली स्पीकिंग। नहीं देखें, नहीं, इसमें कोई देखें दो राय नहीं होनी चाहिए। आप अगर पुराने, बहुत सारे सहाफी भी अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं महीनों में, तो अब बिल्कुल देखें जिस तरह, जरूरी नहीं है लिफाफा, बिल्कुल मैं कहता हूँ आप पीटीआई का चले ये देखें, छोड़े हर मामला तकरीबन अदलिया में ले गए हैं, क्यों नहीं अपोजिशन के साथ बैठते हैं और मामलात को जो एक फोरम है कौमी असम्बली उसमें तय करते हैं। अदलिया ने हर मामलात अगर तय करने हैं तो आप फिर असम्बली में आप क्यों वोट लेके आए हैं? मोइनुद्दीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाषानी साहब, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का कुछ चीजें कंक्लूड करते चले तो उसमें यह है कि ये जो तमाम जो सिचुएशन है, रियाज हनीफ राही साहब ने जो पिटिशन डायल की, वो ओवरऑल पिटिशन फाइल की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन जिसको कहते हैं, और कानूनी नुक्ते के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे। उस पिटिशन का फायदा ये हुआ कि एक ऐसे लकूनास जो हैं लॉज में वो एड्रेस होने जा रहे हैं, और जो लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में वो इंशाल्लाह अगर ये एड्रेस हो जाता है दुरुस्त तरीक़ाकार से तो वो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर नहीं होंगे, और ऐसा जो लॉ है वो नामुकम्मल नहीं रहेगा, लॉ मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो है तमाम तर इस हुकूमत की अगर अचीवमेंट की बात करें तो ये 70 इयर्स की अचीवमेंट्स को अगर देखें तो पीटीआई की पहली दौरे हुकूमत में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर इन्होंने वाकई ये काम कर लिया। तो इस हवाले से जो है तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनका शुक्रिया भी अदा करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम तर इंस्टीट्यूशंस जब वन पेज पर आएंगे और चाहेंगे कि मुल्क दुरुस्त राह पर गामजन हो तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।